हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था धार्मिक सुधार आंदोलन और भौगोलिक खोज, और आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में दो क्रांतियाँ हुई जिससे आधुनिक युग के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। एक वे क्रांतियाँ कौन कौन सी थी? तो वे हैं हमारी अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम और अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम विश्व के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के कारण एक नए राष्ट्र के रूप में अमेरिका का उदय हुआ, जिसने लोकतांत्रिक प्रशासन के क्षेत्र में एक सफल प्रयोग करा। 20वीं शताब्दी आते आते अमेरिका की शक्ति बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व की राजनीति के आकर्षण का केंद्र यूरोप ना होकर हमारा कौन सा देश बन गया था? अमेरिका। कोलंबस द्वारा अमेरिका का खोज करा गया था। उसके बाद यूरोपवासी यहाँ आकर बसने लगे। स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस और इंग्लैंड के लोगों ने समूचे अमेरिका में अपने उपनिवेश कायम कर लिया। उपनिवेश का मतलब होता है जब किसी देश के लोग किसी दूसरे देश पे जाकर वहाँ प्रतिनिधि करने लगते हैं, यहाँ यानी कि वहाँ लोगों का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं, उसे कहते हैं उपनिवेश। एक टाइम पे हमारा भारत भी अंग्रेजों का उपनिवेश था, यानी यहाँ पे किसका शासन था? अंग्रेजों का। ऐसे यूरोप वालों ने अपने देश की सरकारों की सहायता से ही किया था। ऐसा करने के लिए यूरोपवासी को किसकी हेल्प लेनी पड़ी थी? वहाँ के गवर्नमेंट की। और अब यहाँ पे है हमारा कारण कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो संग्राम हुआ था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, उसके रीज़न क्या थे, उसके कारण क्या थे? तो उसके कारण थे है यहाँ पे उपनिवेशवासियों पर अतिरिक्त कर का बोझ, आर्थिक एवं सामाजिक भिन्नता, मध्यम वर्ग का उदय, भौगोलिक स्थिति, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव, बौद्धिक जागरण और बोस्टन टी पार्टी। तो पहला हम यहाँ पे देखेंगे उपनिवेशवासियों पर अतिरिक्त कर का बोझ। अमेरिका के उपनिवेशवासियों को फ्रांसीसी सेना तथा आदिवासियों के आक्रमण का भय था। इसके लिए इंग्लैंड की सरकार ने अमेरिका में 11,000 सैनिकों की एक सेना रखने का विचार किया, यानी कि वहाँ के जो उपनिवेशवासी थे उन्हें डर था। किसका डर था? तो फ्रांसीसी सेना का और आदिवासियों का। इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि हम लोग सैनिकों को रख लेते हैं, तो उन्होंने 11,000 सैनिकों को हायर किया, उन्हें रखा। इस सेना को रखने में 3 लाख पाउंड वार्षिक खर्च था जो बहुत ज़्यादा था। तो इसके लिए उन लोगों ने क्या करा? इंग्लैंड सरकार की आर्थिक अवस्था ठीक नहीं थी, इसके लिए उन्होंने क्या करा? प्रधानमंत्री ग्रीनविले यह प्रस्ताव रखा कि सेना को रखने में जो खर्च होगा उसका आधा भाग उपनिवेशवासी को ही देना पड़ेगा। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखकर 1774 ईस्वी में चीनी पर चुंगी का मतलब होता है कर। कर कहने का मतलब है हमारा टैक्स। चीनी पर जो क्या था, कर लगा दिया गया था, और उसकी जो वसूली थी वो बहुत ही कड़ाई से करने जाई लगी थी। इस वजह से लोगों ने क्या किया? उसका कड़ा विरोध करा। एक रीज़न हमारा ये था। दूसरा है हमारा आर्थिक एवं सामाजिक भिन्नता। अमेरिका की आर्थिक और सामाजिक अवस्था भी इंग्लैंड से बहुत ही अलग थी। इंग्लैंड की तरह अमेरिका में कोई शक्तिशाली वंशानुगत कुलीन वर्ग कहने का मतलब है कि एक केवल मतलब कि राजा का बेटा ही राजा होता है, इस तरह का जो शासन होता है। अमेरिका के उपनिवेशों में मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के लोग होते थे। अमेरिका में सामाजिक असमानता की भावना नहीं थी, जबकि इंग्लैंड में ऊंच नीच का क्या था? भेदभाव था। दूसरा रीज़न हमारा ये हो गया। और तीसरा है हमारा मध्यम वर्ग का उदय। आर्थिक स्थिति सुधरने के कारण तथा शिक्षा के विकास के परिणाम स्वरूप 18वीं शताब्दी के आरंभ में अमेरिका में एक नए वर्ग का जन्म हुआ, जिसे क्या कहा जाने लगा? मध्य वर्ग। यह एक धनी एवं बुद्धिजीवी वर्ग था और अपने अधिकारों से परिचित था। ये वर्ग मध्यम वर्ग, ये एक रीज़न है। और चौथा है हमारा भौगोलिक स्थिति। ये दोनों क्षेत्र अटलांटिक महासागर के दो अलग अलग छोर पर स्थित थे। व्यवहारिक रूप से ब्रिटिश सरकार अपने उपनिवेशों पर प्रभावशाली नियंत्रण बनाए रखने में असमर्थ थी, जिसका फायदा संग्राम के दौरान उपनिवेशवासियों को मिला। आगे हमारा सप्तवर्षीय युद्ध। ये नाम से ही पता चलता है कि ये युद्ध क्या था? 7 साल का ये युद्ध था, यानी 1756 से 1763 तक सप्तवर्षीय युद्ध चला था। यह युद्ध किनके बीच हुआ? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ, और इसमें फ्रांस की हार हुई और अमेरिका से ये जो फ्रांस है वो अलग हो गया। फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। अगला है हमारा बौद्धिक कारण। ये भी एक रीज़न था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। 17वीं 18वीं शताब्दी के बौद्धिक जागरण का प्रभाव अमेरिकी उपनिवेशवासियों पर पड़ा। अमेरिका के शिक्षित वर्ग वाल्टेयर, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू ने राजनीतिक दर्शन से प्रभावित हुए। टॉमस पेन जैसे अमेरिकी लेखक ने भी उपनिवेशों में नव जागरण लाने का प्रयास करा और कॉमन सेंस पत्रिका में लेख लिखकर स्वतंत्रता पर बल दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि कॉमन सेंस जो पत्रिका थी उसके लेखक कौन थे? तो वे लेखक हो गए हमारे टॉमस पेन। नेक्स्ट है बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी कोई टी की पार्टी नहीं थी। इसे देखते हैं ये क्या था। कुछ लोग इसे लिख देते हैं कि एक पार्टी था इस तरह से, लेकिन ये कुछ अलग ही है। चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधा अमेरिका चाय भेजने का एक अधिकार दिया गया था।
लेकिन उपनिवेश वालों ने इसका कड़ा विरोध करा। 1773 ईस्वी में कंपनी के चाय से लदे जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचे। बोस्टन के नागरिकों ने आदिवासियों के वंश में चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दी। चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दी और इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहते हैं, ना कि ये कोई पार्टी थी। इस घटना ने स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा दिया। 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें ब्रिटिश कानून का विरोध तथा बहिष्कार का निर्णय हुआ। बहिष्कार करने का मतलब है कि मतलब कि जैसे जो ब्रिटिश चीज़ें हैं उसको क्या, उसका बहिष्कार करना, उसका विरोध करना, उसे यूज़ नहीं करना, इसे हम लोग कहते हैं बहिष्कार। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ था। जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ था। तो पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1774 में फिलाडेल्फिया में हुआ था और दूसरा हुआ था 1774 में, ये भी फिलाडेल्फिया में ही हुआ था। इसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया तथा जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह आरंभ हो गया, जो 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ। तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि अमेरिकी जो स्वतंत्रता संग्राम था वो किस तरह से, किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो वो हो जाएगा पेरिस की संधि, जो कि कब हुई थी? 3 अप्रैल और 1783 में पेरिस की संधि हुई थी। 1787 ईस्वी में संविधान का निर्माण हुआ। अमेरिकी संविधान का निर्माण जो 1789 ईस्वी में क्या हुआ? लागू हुआ। जॉर्ज वाशिंगटन को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन, और यहाँ संविधान बहुत ही पहले बना, सबसे पहले बना पूरे विश्व में, ये था 1789 में लागू हो गया और 1787 में बनकर तैयार हो गया था। अब यहाँ है इसका परिणाम, ये जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ, इसका परिणाम क्या है, इसका रिजल्ट क्या है? तो इसके बहुत सारे परिणाम हुए। इस संग्राम के फलस्वरूप नए विश्व का जन्म हुआ, जिसने लोकतांत्रिक शासन का एक सफल प्रयोग किया। धीरे धीरे अमेरिका एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में परिणत और प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राजनीतिक आकर्षण का केंद्र यूरोप ना बनकर अमेरिका बन गया। पहले यूरोप था, लेकिन अब अमेरिका बन गया था। ग्रीन महोदय का कहना है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का महत्व इंग्लैंड के लिए चाहे जो भी हो, विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। दूसरी क्रांति है हमारा फ्रांस की राज्य क्रांति, जो 1789 ईस्वी की फ्रांस की राज्य क्रांति एक युगांतकारी घटना थी। यह क्रांति केवल हथियारों की लड़ाई नहीं, अपितु समान रूप से विचारों की लड़ाई भी थी। इस क्रांति के चारों ओर दूर तक शासन के नवीन सिद्धांतों को, सामाजिक व्यवस्था के नए विचारों को और मानव अधिकार के नए सिद्धांत को फैलाया, और इस प्रकार यूरोप की पुरानी जो मान्यताएं थी, रीतियां, संस्थाओं को एक गंभीर चुनौती दी गई। अब फ्रांसीसी स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, इसके कारण कोई भी क्रांति जो है वो अचानक से नहीं होता है, पहले से ही इसकी पृष्ठभूमि तैयार की जाती है और उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, इसलिए क्रांतियाँ होती हैं, इसलिए युद्ध होता है। तो इस क्रांति के रीज़न थे कुछ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक और विदेशी घटनाओं का ही प्रभाव था फ्रांस की क्रांति पर। तो राजनीतिक कारण क्या थे? तो फ्रांस में एक तंत्र निरंकुश शासन का कहने का मतलब है जिसपे अंकुश ना लगाया जा सके, जिसे रोका ना जा सके, यानी कि एक ही वंश के लोग शासन करते हैं, अपने मतलब जो मन करे उस तरह का शासन, और मतलब उन पे कोई रोक नहीं लगा सकता है, उनका जो मन करेगा वो वही करेंगे, उसी तरह से अपनी प्रजा को ट्रीट करेंगे। और राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था, राजा जो था वो सर्वोच्च अधिकारी होता था। यह पद वंशानुगत था। वंशानुगत का मतलब है राजा के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, इस तरह से राजा बनेंगे। वह अपने आप को ही ईश्वर का प्रतिनिधि समझता था और उसकी इच्छा ही कानून थी, यानी उसका जो इच्छा करे वही कानून है, वो सब लोगों को मानना पड़ेगा। निरंकुश राजतंत्र का सबसे बड़ा शोषक फ्रांस का राजा 14वां लुई था। वह कहता था मैं ही राज्य हूँ। 16वां लुई, जिसके समय में क्रांति हुई थी, कहता था यह चीज़ इसलिए कानूनी है क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ। देश में जनता की कोई प्रतिनिधि संस्था नहीं थी। स्टेट्स जनरल नाम की एक प्रतिनिधि संस्था अवश्य थी, पर 1614 ईस्वी के बाद से उसका कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। अधिवेशन कहने का मतलब है उसकी मीटिंग नहीं हुई थी। जनता को किसी प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी। राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने पर प्राण दंड दिया जाता था, यानी कि जो लोग राजा की बातों को नहीं मानेंगे, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, उन्हें मौत की सज़ा दी जाती थी। अब सामाजिक कारण क्या है? तो सामाजिक कारण है क्रांति के समय संपूर्ण समाज 2 वर्गों में विभक्त था, सुविधा प्राप्त वर्ग और सुविधा विहीन, यानी कि एक ऐसा समाज जिसे सुख सुविधा प्राप्त है और दूसरा जिसे सुख सुविधा प्राप्त नहीं है। सुविधा प्राप्त वर्ग में आते थे पादरी और सामंत आते थे, और सुविधा विहीन वर्ग में मतलब जनसाधारण और मध्यम वर्ग के लोग सम्मिलित थे।
फ्रांसीसी समाज में धर्म का प्रमुख स्थान था। इसी कारण चर्च फ्रांस की एक महत्वपूर्ण संस्था थी और पादरियों का समाज में सर्वोच्च स्थान था, इसलिए इन्हें प्रथम स्टेट कहते थे। पादरी भी दो भाग में बटे हुए थे, एक बड़े थे और एक साधारण। तो जो बड़े पादरी थे ये संख्या में बहुत कम थे, लेकिन इनके पास काफ़ी धन होता था, आलीशान मकान, हीरे जवाहरात ये सब होते थे। यह मठ के अधिपति एवं फ्रांस की जमीन के 1/5 हिस्से के यानी कि 1/5 यानी 5वें हिस्से के वो मालिक होते थे। इनका जीवन विलासिता से गुजरता था और इनका कार्य साधारण पादरी को शिक्षा देना तथा गरीबों का निर्वाह करना था, लेकिन धनिक पादरियों को अपने राग रंग से इतनी फुर्सत ही कहाँ थी जो इन सब चीज़ों को देखे। उनका कार्य था लेकिन वे अपने कार्य को नहीं करते थे, उनका कार्य था शिक्षा देना और गरीबों का निर्वाह करना, लेकिन वो अपने सुख सुविधा में भी इतने व्यस्त थे कि उन्हें ये सब पे ध्यान ही नहीं जाता था। इसका परिणाम हुआ कि ये फ्रांस की सर्वसाधारण जनता की निगाह से गिरते गए, तो अब ये लोगों की नज़र में गिरते गए और आदर सम्मान लोगों का इनके प्रति खत्म होता गया। फ्रांसीसी समाज में पादरियों के बाद कुलीनों का स्थान आता था। इन्हें द्वितीय स्टेट कहते थे। इन लोगों को विशेष सुविधा प्राप्त थी। इस वर्ग से फ्रांस के उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति होती थी। कुलीन वर्ग के सदस्य ही स्थल सेना और जल सेना के सेना नायक होते थे। कुलीन वर्ग भी दो भागों में था, एक जन्मजात और एक ओहदेदार। जन्मजात कुलीन कहने का मतलब है यह धनी एवं प्रभावशाली थे। ये वर्षाय में रहते थे, राज दरबार के भिन्न भिन्न कार्य में सक्रिय भाग लेते थे। वे प्रायः अपनी जमींदारी से बाहर रहते थे, इसलिए अनुपस्थित जमींदार कहलाते थे। इनका सारा कार्य वेतन भोगी कर्मचारी देखते थे और ये बहुत ही निर्दय होते थे। ये जो जन्मजात कुलीन थे ये बहुत निर्दय होते थे। ये गवर्नमेंट का जो काम होता था, जो भी बड़े बड़े पद होते थे उस पर ये काम करते थे। और दूसरे हमारे ओहदेदार कुलीन, ये किसी तरह का प्रशंसनीय कार्य करके ही कुलीनता का प्रमाण पत्र पा सकते थे। यानी कि ये लोग अपनी क्षमता के अनुसार ये इस पद को पाते थे। ये आलसी नहीं थे, इनकी नियुक्ति उच्च पदों पर हुआ करती थी, लेकिन जन्मजात कुलीन इन्हें नीची दृष्टि से देखते थे। एक ये हो गया जन्मजात कुलीन, यानी कि जन्म से ही कि आपको ये सब मिलेगा, और दूसरे लोग हैं जो मेहनत करके ये सब चीज़ प्राप्त करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें वहाँ पर इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता था, इन्हें इज्जत नहीं मिलता था। इसे जो जन्मजात कुलीन थे इन्हें नीची नज़र से देखते थे। और आगे हमारा सर्वसाधारण वर्ग। नेक्स्ट है हमारा सर्वसाधारण वर्ग। यह वर्ग जो है सबसे ज़्यादा पीड़ित था और इसे कहा जाता है तृतीय स्टेट। फ्रांस का सुविधा विहीन वर्ग भी यही था। इस वर्ग के अंतर्गत कृषक, मजदूर, घरेलू कर्मचारी तथा मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवी थे। फ्रांस की कुल आबादी में इस वर्ग के लोग 95% हैं। इस वर्ग में डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, व्यापारी, शिक्षक, लेखक, शिल्पी एवं मजदूर आदि शामिल थे। ये शहरी क्षेत्र में रहते थे। इस मध्यम वर्ग में सबसे अधिक असंतोष था, जिसका सबसे बड़ा कारण था कि सुयोग्य एवं संपन्न होते हुए भी इन्हें कुलीनों जैसा सामाजिक सम्मान प्राप्त नहीं था। प्रथम स्टेट में आते थे पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आते थे और तीसरे में आते थे बड़े व्यापारी और व्यवसायी, शिक्षक, किसान, शिल्पी, छोटे किसान, नौकर एवं मजदूर। अब फ्रांस की क्रांति की जो कारण था वो आर्थिक कारण क्या था? फ्रांस की आर्थिक अवस्था जो थी वो बहुत ही दयनीय। राष्ट्रीय आय और राजा की व्यक्तिगत आय में कोई अंतर नहीं था। आय और व्यय का कोई ब्यौरा तैयार नहीं होता था। आमदनी के अनुकूल खर्च या खर्च के अनुसार आमदनी, सच्ची अवस्था का पता ही नहीं चलता था। आय का प्रमुख स्रोत टोल टैक्स, इनकम टैक्स, भूमि कर, एक्साइज टैक्स आदि था। कर निश्चित करने और वसूलने का तरीका भी समान नहीं था, यानी कि हर तरह के लोग से हर तरह का कर लिया जाता था। हर जो भी वर्ग के लोग थे, जैसे प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, इन लोगों से अलग अलग कर लिया जाता था। प्रत्येक 5 या 6 वर्ष बाद फ्रांस की सरकार पूंजीपतियों को कर वसूलने का ठेका देती थी। और ये पूंजीपति क्या करते थे कि बहुत ही ज़्यादा टैक्स वसूलते थे, लेकिन जितना देना होता था वो गवर्नमेंट को देते थे और बाकी सारे अपने जेब में रख लेते थे। इस तरह से सबसे ज़्यादा कष्ट होता था किसानों को। फ्रांस के लोगों में अत्यधिक असंतोष ने देश की क्रांति को कगार पर पहुंचा दिया। उस समय औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और देश में मशीनों का प्रयोग आरंभ हो चुका था। इसी वजह से हाथ से काम करने वाले बहुत सारे लोग जो थे वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। इन्होंने क्रांति के समय राजा के खिलाफ क्रांतिकारियों का साथ दिया। फ्रांसीसियों की व्यवस्था में एक रूपता नहीं रहने के कारण उन्हें व्यापारिक विनिमय में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा एवं तरह तरह के प्रतिबंध, जैसे गिल्ड की पाबंदी, शहर के व्यापार संबंधी नियम, प्रांतीय आयात पर और सामंतवादी कर इत्यादि। इन बंधनों में जकड़े रहने के कारण व्यापार का विकास लगभग रुक सा गया था। व्यापारी चाहते थे कि देश के व्यापार को हर तरह से बंधनों से मुक्त किया जाए। और आगे है हमारा बौद्धिक कारण। अब इसमें इस युद्ध का बौद्धिक कारण क्या था? फ्रांसीसी क्रांति एक मध्यवर्गीय क्रांति थी। मध्यवर्गीय क्रांति थी जिसमें कौन से लोग शामिल थे? शिक्षित वर्ग के लोग तत्कालिक व्यवस्था पर, और फिर शिक्षित लोग शामिल थे, मजदूर शामिल थे, किसान, डॉक्टर, ये सब लोग शामिल थे। फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया,
जिसमें प्रमुख हैं वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो। ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इनका फ्रांस की क्रांति में आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। यदि फ्रांस में दार्शनिक नहीं होते तो वहाँ कभी क्रांति नहीं होती। बुद्धिजीवियों ने फ्रांस की जनता को क्रांति का मार्ग ही नहीं दिखाया, बल्कि इस मार्ग पर चलने के लिए उन्हें उत्साहित किया, यानी कि इन लोगों ने लीडर वाला काम करा। मॉन्टेस्क्यू एक उदार विचार का दार्शनिक था। उन्होंने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो वे कौन है? मॉन्टेस्क्यू हैं। इस पुस्तक में उन्होंने अधिकार विभाजन के महत्व को स्पष्ट करा। इसका प्रभाव अमेरिका की जनता पर भी पड़ा। उसने राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांतों का खंडन किया और रूढ़िवादी फ्रांसीसी संस्थाओं की कड़ी आलोचना करी। और यहाँ देखते हैं मॉन्टेस्क्यू की सबसे बड़ी देन शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है। अपनी पुस्तक विधि की आत्मा में कहा कि राज्य की शक्तियाँ कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका एक ही हाथों में केंद्रित नहीं होनी चाहिए। शक्ति का पृथक्करण कहने का मतलब है कि एक ही इंसान के हाथ में सारी शक्तियाँ नहीं होना चाहिए, बल्कि सब लोगों को अधिकार होना चाहिए, सब लोगों की कुछ ना कुछ कार्य होना चाहिए। जैसे कार्यपालिका के जो काम है वो करे, विधायिका के काम वो करे और न्यायपालिका के काम वो करे। इस तरह से रूसो फ्रांस का सबसे बड़ा बुद्धिजीवी था। उसकी लेखनी में जादू था। उसने कहा कि राज्य, राजा और शासन से भी ऊपर एक शक्ति है जो सर्वशक्तिशालिनी है। यह शक्ति जनमत है। रूसो फ्रांस में व्यापक अराजकता से बहुत दुखित है। अराजकता का मतलब होता है कुछ लोगों का शासन, उसे कहते हैं अराजकता। रूसो फ्रांस को बिल्कुल स्वतंत्र देखना चाहते थे। रूसो ने अपनी पुस्तक सामाजिक अनुबंध, तो यहाँ क्वेश्चन आ सकता है, सामाजिक अनुबंध पुस्तक के लेखक हैं रूसो। उसमें कहा कि राजसत्ता का आधार जनता है, इसलिए शासन का आधार लोकमत होना चाहिए। इसलिए रूसो के क्रांतिकारी विचारों ने फ्रांस में क्रांति के विस्फोट के लिए पृष्ठभूमि तैयार करी। रूसो का कहना था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, पर वह हर समय हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। वाल्टियर भी कौन थे? फ्रांसीसी चर्च के बहुत बड़े विरोधी थे। उस समय चर्च के पादरी अज्ञानता और अंधविश्वास के गर्त से घिरे हुए थे और जनता को गुमराह कर रहे थे। इसलिए वाल्टियर ने घोषणा की कि भ्रष्ट गिरजे को नष्ट कर दो। इसके अतिरिक्त कुलीनों तथा पादरियों की विशेष सुविधाओं का भी बहुत बड़ा विरोध किया। वहाँ कुलीनों को और पादरियों को बहुत ज़्यादा सुख सुविधा दिया गया था। पादरी उन्हें कहते हैं जो चर्च में पूजा पाठ कराते हैं। ये लोग का काम होता है शिक्षा देना, लेकिन ये लोग शिक्षा नहीं दे रहे थे। ये लोग तो खुद भोग विलासिता का जीवन व्यतीत कर रहे थे और अंधविश्वास फैला रहे थे लोगों में। तो इस बारे में वाल्टियर ने बताया। उन्होंने कहा वह 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन अधिक पसंद करते हैं। उसके लेखों से घबराकर फ्रांस की सरकार ने उसे देश से निकाल दिया, पर उसके विचारों का फ्रांस की जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो किसे देश निकाला गया था? वाल्टियर को। जनता अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए उठ खड़ी हुई और क्रांति की शुरुआत हो गई। जनता के प्रतिनिधियों ने अपने को फ्रांस की असेंबली के रूप में गठित किया। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को पेरिस की बास्तिल के कैद खाने का ध्वस्त कर दिया गया था। फ्रांस में राष्ट्रीय असेंबली में मनुष्य और नागरिक के अधिकार का घोषणा पत्र पारित किया। इस घोषणा पत्र में क्या कहा गया था कि मनुष्य और नागरिक के अधिकार का ये घोषणा पत्र था। इसमें कहा गया कि सभी मनुष्य को जन्म से स्वतंत्रता और समानता का अधिकार जीवन भर के लिए मिले हुए हैं। क्रांति के बाद फ्रांसीसी गणराज्य की स्थापना हुई और ये जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता, ये फ्रांस की क्रांति का मार्गदर्शन सिद्धांत बना। ये इस तरह से इसका क्वेश्चन ही बनता है कि फ्रांस की राज्य क्रांति का जो सिद्धांत था, मार्गदर्शक था, वो क्या था? तो स्वतंत्रता था, समानता था और बंधुता था। आगे है हमारा कुछ क्वेश्चन दे रखा है, इसे देखते हैं। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसे दिया? तो ये दिया था मॉन्टेस्क्यू ने। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक कौन है? तो लिखित पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो ये यूनिट हमारा खत्म होता है। मिलता है नेक्स्ट चैप्टर में।